नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काईनेट गुरु में। मैं अमित कुमार आज आप लोगों को एक नई वीडियो में आपको ये बताने चल रहे हैं कि आज यूसीएल जो हमारे वीएलई बंधु को मिल रहा है आधार अपडेट का कार्य, तो उसमें सबसे फर्स्ट बहुत सारे वीएलई बंधुओं को दिक्कत हो रही है स्टैटिक आईपी लेने में। तो आज का हमारा इस वीडियो में 3 बिंदु पे हम आपको बात करने चल रहे हैं आपसे। इसमें हम एक ही वीडियो में आपको 3 बिंदुओं का पूरा फुल चर्चा करके बताएंगे। आप सभी से मेरा आग्रह है कि मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, परंतु हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस वीडियो में यूसीएल से संबंधित जो भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है उसको हम क्लियर करें। तो इसमें हम 3 बिंदु पे जो बात करने चल रहे हैं उसमें सबसे पहला है स्टैटिक आईपी। तो स्टैटिक आईपी के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं कि स्टैटिक आईपी आपको कैसे मिलेंगे, कौन से स्टैटिक आईपी लेने के लिए आसान तरीके हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या यूसीएल मिलेंगे या फिर यूसीएल का टारगेट पूरा हो गया या बंद हो गया। और लास्ट में आपको यूसीएल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या उसका प्रोसेस है, ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको हम लेके चल रहे हैं और ये फर्स्ट पॉइंट जो स्टैटिक आईपी का है इस पे बात करना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे हमारे सीएससी वीएलई बंधु हैं जो शहर में हैं और बहुत सारे गांव में भी हैं। तो शहर वाले को तो बड़ी आसानी से स्टैटिक आईपी मिल जाती हैं, बट बहुत शहर में भी बहुत जगह बहुत सारी परेशानियां हैं, स्टैटिक आईपी नहीं मिल पा रही हैं। और दूसरी बात है कि बहुत सारे ऐसे भी हमारे बंधु हैं जो सीएससी के साथ जुड़ के और ये आधार अपडेट का काम करना चाह रहे हैं। तो वैसे में स्टैटिक आईपी सबसे महत्वपूर्ण हो गई है और यूसीएल के लिए। तो अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्टैटिक आईपी आसानी से कैसे मिलेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो गया है स्टैटिक आईपी में बीएसएनएल का। तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है ये हम आप लोगों को आज ये शेयर कर रहे हैं कि आपको स्टैटिक आईपी चाहिए तो सबसे फर्स्ट इसमें प्रायोरिटी है बीएसएनएल का। और दूसरा एक और कंपनी जो एयरटेल है वो भी स्टैटिक आईपी दे रही है। तो हम आपको बता रहे हैं आसानी से कि आपको कैसे आपको स्टैटिक आईपी मिलेगा। तो इसमें क्या है कि बीएसएनएल से आप स्टैटिक आईपी ले सकते हैं। तो बीएसएनएल में स्टैटिक आईपी का 2000 रुपये देना होता है, ये ईयरली होता है। और आपका प्लान 1200 समथिंग में स्टार्ट हो जाता है, जीएसटी वगैरह लेके 1450 के आसपास होते हैं। तो आपको आसानी से उतना में आपको स्टैटिक आईपी और ब्रॉडबैंड प्लान दो मिल जाते हैं, जिससे आपका यूसीएल एक्टिवेट हो जाता है। साथ ही इसके अलावा अब बीएसएनएल का बहुत जो एक्सचेंज है, गांव में भी एक्सचेंज हैं और शहर में भी हैं। बट क्या है कि वीएलई सेंटर से कुछ दूरी है और पहले से जो बीएसएनएल का यूजी केबल यानी कि जो कॉपर वाला केबल जो लगा हुआ था जिसके थ्रू भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलते थे, तो पहले जर्नल में या फिर बहुत सारे कार्य के होने की वजह से वो सभी कट चुके हैं और वो सही तरीके से नहीं है, जिसके वजह से बहुत जगहों पे बहुत सारे लोकेशन पे ये बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। जिसके वजह ब्रॉडबैंड कनेक्शन रहेगा तभी तो स्टैटिक आईपी मिलेगा। तो यूजी केबल जो कॉपर का केबल था वो कट चुका है और बहुत ऐसे एक्सचेंज हैं जहाँ पे वेंडर ही नहीं है। अब वेंडर से क्या मतलब है, ये है कि जैसे कि शहर में कोई एक्सचेंज है बीएसएनएल का, तो बीएसएनएल तो अपने एफटीटीएच देती ही है, मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्शन फाइबर केबल के थ्रू। तो उसके अलावा भी जो देहात में ग्रामीण क्षेत्र में जो कहीं कहीं मार्केट है वहाँ पे भी बीएसएनएल का एक्सचेंज है, जहाँ पे भी बहुत सारे जगहों पे वेंडर काम कर रहा है। जो वेंडर मीन्स ये है कि बीएसएनएल से फ्रेंचाइजी लेके बहुत सारे प्राइवेट वेंडर भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप जो जिस क्षेत्र में हैं, जिस लोकेशन पे हैं, अगर वहाँ पे बीएसएनएल का कोई एक्सचेंज है और वहाँ पे आप पता कीजिए कि बीएसएनएल का वेंडर है कि नहीं। इसको पता करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अपने जिला में जो भी बीएसएनएल का मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, आप वहाँ जाइए और वहाँ संपर्क कीजिए। आपको उस ऑफिस से ये वेंडर का नाम और उसका कॉन्टैक्ट जरूर मिल जाएगा आपको। आप उनसे संपर्क स्थापित कीजिए। यदि वो संभव होगा तो आपको फाइबर केबल के थ्रू या फिर यूजी केबल अगर सुरक्षित है तो उसके थ्रू भी आपको कनेक्शन दिलवाने में वो सहायता करेंगे और ज़रूर दिलवा देंगे। इसमें क्या है कि यहाँ पे बीएसएनएल से कनेक्शन लेने में थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, थोड़ा कम पैसा में ही हो जाता है और आसानी से
हो जाता है। दूसरा इसमें बीएसएनएल में एक और हम आपको सुविधा बता रहे हैं कि बीएसएनएल में जहां यूजी केबल भी नहीं है और फाइबर का कनेक्टिविटी नहीं है, तो बीएसएनएल का एक और उसमें ये क्या बोलते हैं कि प्रोग्राम है कि एयर फाइबर के थ्रू भी वो आपको ब्रॉडबैंड का कनेक्शन देता है। एयर फाइबर का डिस्टेंस सबसे बेस्ट होता है 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में। तो आप बीएसएनएल से एयर फाइबर के थ्रू अगर आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं, वो भी वेंडर के थ्रू ही होता है। या फिर आप डायरेक्ट बीएसएनएल ऑफिस जाइए और वहाँ से बोलिए कि मुझे एयर फाइबर के थ्रू भी कनेक्शन चाहिए। यदि संभव हो, 4-5 किलोमीटर के डिफरेंस में आप हैं तो हो सकता है। उसमें यदि आप चाहते हैं कि अपने से भी कर लें तो भी हो सकता है। उसमें मेनली जो डिवाइस लगते हैं वो एक बेस स्टेशन होता है जो 15 से 20 हज़ार के समथिंग में आ जाता है, जो एयरटेल के टावर पे जो आप पहले से भी लगा होता है, देखते हैं लंबा लंबा सा एयर फिर ड्रम जैसा होता है, उसे बेस स्टेशन कहते हैं। तो वो 15 से 20 हज़ार रुपये में एक ये बेस स्टेशन आते हैं और फिर उस बेस स्टेशन को कस्टमर एंड पे यानी कि जो आपके सेंटर पे डिवाइस लेंगे उसका कॉस्ट 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच में आते हैं। ये दोनों के बीच में ईयर टू ईयर कनेक्शन किया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा। तो इसमें कुछ खर्च तो आपका बढ़ेगा बट ये कनेक्शन आपका हो जाएगा। तो इसमें और आसानी कब हो जाती है, जब 2-4-5 VLE उस लोकेशन में मिल के कर लेते हैं तो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो बेस स्टेशन वहाँ लगता है वो तो 90 डिग्री का होता है या फिर 120 डिग्री का, 90 डिग्री पे ही काम करेगा फिर 120 डिग्री पे काम करेगा। तो यदि आप 120 डिग्री वाला बेस स्टेशन एक लेते हैं तो वो 120 डिग्री का ही एरिया कैप्चर करेगा। उस एरिया में जो VLE आएंगे तो आप उनको उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये दूसरा क्या बोलते हैं कि साधन है आपको बीएसएनएल से स्टैटिक आईपी लेने का, और थोड़ा सा नॉर्मल कॉस्ट में हो भी जाता है। ऐसे भी आधार का काम लेने के लिए बहुत सारे VLE बंधु या फिर बहुत सारे लोग बेचैन हैं CSC से UCL का कार्य लेने के लिए। अब चलते हैं, आपको तीसरा ऑप्शन बताते हैं कि ये स्टैटिक आईपी आपको एयरटेल के थ्रू भी, जहाँ तक मुझे जानकारी है मेरी एरिया में ऐसे भी बहुत सारे VLE बंधु हैं जो एयरटेल के थ्रू भी अपना कनेक्शन लिए हैं। तो वहाँ से कैसे कनेक्शन हो रहे हैं, इसका ये है कि अब एयरटेल का जहाँ पे टावर है वहाँ पे भी प्राइवेट वेंडर एयरटेल से एग्रीमेंट करके फाइबर के थ्रू अपना FTTH यानी फाइबर टू द होम FTTH का कनेक्शन दे रहे हैं और उसमें वो स्टैटिक आईपी भी दे रहे हैं। उनका भी प्लान अप्रॉक्स ये BSNL के समथिंग है, बट उसमें क्या है कि थोड़ा सा वो लोग अपना इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह करके कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं और फाइबर डालने के ये पे कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो वहाँ पे भी आप अपने ये पे हम बात कर सकते हैं एयरटेल के जो भी वहाँ पे प्राइवेट वेंडर हैं, बट ये हर एक जगह नहीं है, बहुत कम जगह ही आपको मिलेंगे। दूसरा, एयरटेल भी एयर के थ्रू आपका कम्युनिकेशन करके आपको स्टैटिक आईपी देता है, बट उसमें ये समस्या है कि जो आपके पास वो जो अपना एक एयरटेल से कम्युनिकेशन के लिए एयर के द्वारा जो आपके पास टावर लगाएगा तो वहाँ पे कम से कम वे लोग 5 स्टैटिक आईपी देते हैं। तो ये कहीं से भी मतलब एक आधार सेंटर चालू करने के लिए एक VLE बंधु को 5 स्टैटिक आईपी होंगे क्या, ये इसका कोई मतलब नहीं रहता है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें आप सॉल्यूशन के तौर पे ये कर सकते हैं कि अगर आपके अगल बगल के जो भी VLE हैं कुछ दूरी पे हैं तो उनको भी आप उससे 5 आपको स्टैटिक आईपी मिले हैं तो उनको डिवाइड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप फाइबर से कनेक्शन बना सकते हैं। बट वहाँ पे फिर आपको थोड़ी सी पैसा बढ़ जाता है। तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को देख लीजिए। मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट है कि BSNL से यदि एयर के थ्रू कनेक्शन मिल जाए तो अच्छे है, या फिर फाइबर के थ्रू कनेक्शन मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। अब ये रही बात आपको स्टैटिक आईपी कैसे आसानी से मिलेंगे इसके लिए, और मैं इस स्टैटिक आईपी में एक सलाह देना चाह रहा हूँ कि जो भी VLE बंधु जो परेशान हैं स्टैटिक आईपी को लेके, वो कृपया एक बार BSNL ऑफिस को विजिट करें और वहाँ पे इसका सॉल्यूशन पूछें, प्राइवेट वेंडर से संपर्क करें। मुझे उम्मीद है कि आपका बहुत सारे VLE बंधुओं का सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब आते हैं कि UCL को लेके बहुत सारे बिहार में अक्सर पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे थे ग्रुप में एक मैसेज आ रहा था कुछ VLE बंधुओं के द्वारा, कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि UCL का टारगेट फुल हो गया, UCL नहीं मिलेगा।
तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि यूसीएल का टारगेट फुल हो गया है। ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई नहीं आया है कि यूसीएल आपको नहीं मिलेगा बीएलई बंदों को। तो आप लोग ये निश्चिंत रहिए, यूसीएल ज़रूर मिलेगा, बट उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना एकदम अर्जेंट है, ज़रूरी है। आप फुलफिल कीजिए, आपको ये यूसीएल ज़रूर मिलेंगे। इसके लिए किसी को भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि आपको यूसीएल में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं, आप क्या क्या पूरा कर लेंगे कि आपको यूसीएल बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो यूसीएल लेने के लिए सबसे हम आपको फर्स्ट में बता रहे हैं, आप थोड़ा सा नोट करते चलिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप हमारे इस बात पे कि यूसीएल में आपको मस्ट चाहिए क्या, होना क्या चाहिए आपके पास। तो सबसे फर्स्ट आता है कि आपके पास आपको एक सीएससी बीएलई होना ज़रूरी है। सीएससी बीएलई होना ज़रूरी है। यदि कोई बंधु सीएससी बीएलई नहीं है तो सबसे पहले वो सीएससी का रजिस्ट्रेशन करें और सीएससी बीएलई बन जाए, उसके बाद ये आगे का प्रोसेस सब कुछ करें। तो फर्स्ट में सीएससी आईडी होना ज़रूरी है। सेकंड का है कि आपको एनएसीईआरटी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। एनएसीईआरटी से आपको पास होना चाहिए आधार सर्टिफिकेशन। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हो गई कि आपके पास सीएससी के द्वारा कोई भी बीसी पॉइंट होना ज़रूरी है। जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, कोई भी सीएसपी यानी कि कस्टमर सर्विस पॉइंट जो बीसी पॉइंट होता है, वो कोई भी बीसी पॉइंट आपको सीएससी के थ्रू ही होना चाहिए और साथ में उस बीसी पॉइंट का आपके पास आई कार्ड होना ज़रूरी है। इसके बाद क्या है कि अब चौथे नंबर पे आपको आता है स्टैटिक आईपी। अब स्टैटिक आईपी में क्या है कि ये तीन चीज़ तो आप समझ गए कि ये चीज़ होगा तभी आप यूसीएल का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अब चौथे नंबर पे आता है आपको स्टैटिक आईपी। तो स्टैटिक आईपी के लिए बंधु आपको हम फर्स्ट में ही शुरू में ही बता दिए कि आपको स्टैटिक आईपी कैसे लेना है और क्या करना है। चौथे नंबर पे आपको स्टैटिक आईपी एकदम अनिवार्य रूप से लेना ही है। उसके बाद से रहा अब हार्डवेयर कंपनियों के हार्डवेयर में आपको बता दे रहे हैं कि हार्डवेयर में आपको लैपटॉप चाहिए और लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए कि लैपटॉप 7 जनरेशन से ऊपर का होना चाहिए, i3 प्रोसेसर से ऊपर होना चाहिए, साथ में उसमें टीपीएम मॉड्यूल एक्टिवेट होना चाहिए और बायोस का जो सीरियल नंबर है वो अल्फ़ा नंबरिकल होना चाहिए। ये चीज़ कैसे चेक करना है कि आपके लैपटॉप में टीपीएम एक्टिवेट है या नहीं, बायोस का सीरियल अल्फ़ा नंबरिकल है कि नहीं, इसके लिए जो बंधु यूसीएल का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उनको सीएससी के द्वारा एक मेल जाता है और मेल में ये सब चीज़ चेक करने का दिया हुआ है। बट हम अपने ये डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दे दे रहे हैं, आप वहाँ से भी देख के आप अपना टीपीएम मॉड्यूल और बायोस का ये सीरियल अल्फ़ा नंबरिकल है कि नहीं आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके उसको आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही ये आपको हार्डवेयर का ये लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन बता दिए। इसके साथ आपको आइरिस सिंगल आइरिस जो है वो होना ज़रूरी है। तो सिंगल आइरिस के लिए आप सीएससी से ऑर्डर कर सकते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और दूसरा ये सिंगल फिंगरप्रिंट होना ज़रूरी है मार्फो का। तो पहले से भी बहुत सारे बीएलई बंधु हैं जो डीजीपी का काम करते हैं, उनके पास है या फिर आप ले सकते हैं सिंगल फिंगरप्रिंट। ये हार्डवेयर कम्युनिकेशन का चीज़ हो गया। अब उसके बाद से हम आपको बता रहे हैं कि ये प्रिंटर, कलर प्रिंटर तो हर एक बीएलई बंधु के पास है, कलर प्रिंटर होना चाहिए क्योंकि रिसीविंग प्रिंट आउट करना होता है और ये बहुत सारी चीज़। साथ ही आप जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो उसके गाइडलाइन के हिसाब से आपको एक मेल आएगा, मेल में आपको सब कुछ दिया रहता है कि आपके पास सेंटर पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सब कुछ उस मेल से आप दे सकते हैं। अब आते हैं कि आपको पेपर क्या क्या चाहिए। तो पेपर में अब आपको रेडी करना होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको एक और चीज़ बताए थे पहले कि बीसी का आई कार्ड होना चाहिए, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद चलते हैं कि आपको एक वेरीफायर का डॉक्यूमेंट लेना होता है, उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके और हार्ड कॉपी दोनों सीएससी स्टेट हेड ऑफिस को सबमिट करना होता है। तो वेरीफायर कौन हो सकता है? वेरीफायर में ग्रुप सी से ऊपर के लेवल के कोई भी अधिकारी जो है, ये जैसे टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, ब्लॉक के कोई भी ग्रुप सी से ऊपर के स्टाफ हो गए, ये सब ग्रुप सी से ऊपर के जो भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, वो रिटायर है वहीं आपके वेरीफायर हो सकते हैं। तो वेरीफायर
आप जिनको भी बना रहे हैं उनसे आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना होता है, उनका बैंक का पासबुक, उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड और उनका जो पेंशन पासबुक होता है, पीपीओ नंबर जिस पे लिखा होता है, उस पासबुक का एक कॉपी और साथ में उनका एक रिज्यूम, ये सब चीज़ रेडी करके आपको जो यूसीएल एक्टिवेशन के लिए मेल जो आएगा उसमें ये सब कुछ उसका लिंक दिया हुआ है, उसका एग्जाम्पल के साथ में आप उसको डाउनलोड करके भर के फिर उसको आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों सबमिट करने होते हैं। तो ये वेरीफायर का डॉक्यूमेंट्स हो गया। उसके बाद से आपको एसोसिएशन फॉर्म, मतलब कि यूजर क्रेडेंशियल एक्टिवेट करवाने के लिए, आधार का यूजर क्रेडेंशियल एक्टिवेट करवाने के लिए एसोसिएशन फॉर्म भरना होता है। तो एसोसिएशन फॉर्म 4-5 पेज का होता है, उसको आपको भर के उस पर अपना फ़ोटो साइन करके NSCRT सर्टिफिकेट का नंबर डाल के उसको भी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी को यूसीएल एक्टिवेशन के लिए सभी को स्पीड पोस्ट, कुरियर या फिर अपना से जाके भी स्टेट हेड ऑफिस को जमा करना होता है। इतना सारा प्रोसेस करने के बाद आपका यूसीएल 100% गारंटी है कि एक्टिवेट हो ही जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इस बीच में अगर आपको फॉर्म भरने में या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी चाह रहे हैं तो आप अपने संबंधित डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिलिए, वो आपको इसमें ज़रूर सहायता करेंगे। आपको वो मेल के थ्रू डॉक्यूमेंट्स भी दे देंगे या फिर आपको ये हमारे द्वारा जो भी बताया गया वीडियो है इसमें अगर आपका कोई सवाल, वीडियो में जो भी बताया है हम इसमें अगर कोई आपका सवाल रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम प्रयास करेंगे कि आप सभी मित्रों का हम जवाब दें। तब तक के लिए अब आपसे हम धन्यवाद चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी सवाल है उसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।